इस वीडियो में हम रीट इंग्लिश लैंग्वेज 1 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट इन स्ट्रक्चर। किस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सही है? तो हम बात करते हैं डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की फॉर्म में आईएनजी का यूज़ नहीं करते, तो ऑप्शन डी को एलिमिनेट करेंगे। इसके अलावा विल के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, तो टेंडिंग का यूज़ नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। और अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो डज के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। हाउ इज़ द वर्ल्ड टेंडिंग टू बिकम ए यूनिटी। टेंड का मतलब होता है अग्रसर होना। वर्ल्ड एक यूनिटी बनने की ओर अग्रसर कैसे हो रहा है, इसी इसका सेंटेंस का मतलब निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस है द वुंडेड मैन ब्लैंक बाई सम बॉयज़। वुंडेड मैन का मतलब होता है जख्मी व्यक्ति, और एक सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब का यूज़ नहीं करते, तो ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट करेंगे। इसके अलावा आर को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और विल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, बीइंग का यूज़ नहीं करते, तो डी भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज़। कुछ लड़कों के द्वारा जख्मी व्यक्ति की मदद की गई थी, इसका सेंटेंस का मतलब निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो ही अर्ज्ड देम को फिक्स किया हुआ है। अर्ज का मतलब होता है जोर देना, तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसको नरेशन में चेंज करने के लिए हम टू लगाकर सेंटेंस को एजिटिस लिखेंगे और प्रोनाउन का चेंज भी करेंगे। तो ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हम कर सकते हैं। माई एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माई को हम हिज में चेंज करेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34। चूज द नेजल साउंड्स। नेजल साउंड्स कौन कौन से होते हैं? तो इंग्लिश में 3 नेजल साउंड्स होते हैं, मैं, न और नंग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड किम्बरलाइट। किम्बरलाइट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? तो किम्बरलाइट में आर साइलेंट होता है, तो ऑप्शन सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो रे का साउंड आ रहा है। और किम्बर में सबसे पहले किम के बाद बे का साउंड आता है, तो ए का साउंड नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट होगा। तो किम्बरलाइट में लास्ट में ए का एक रैपिड साउंड आता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि एक नया वर्ड है। किम्बरलाइट का मतलब होता है एक तरीके की चट्टान, रॉक। तो किम्बरलाइट वर्ड ज़्यादातर किसी का पढ़ा हुआ नहीं होता, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इसको सोल्व करना था। 2 ऑप्शंस को तो हम आराम से एलिमिनेट कर सकते थे, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 36। ग्रुपिंग एंड सीक्वेंस आर इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ। ग्रुपिंग और सीक्वेंस किस प्रिंसिपल में इन्वॉल्व होते हैं? तो टीचिंग मटेरियल को लेवल के अकॉर्डिंग सेट करना, उसको हम बोलते हैं ग्रेडेशन, तो इसका आंसर होगा ग्रेडेशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द टीचिंग मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मेंटल एज एंड शुड हैव रिलेवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो टीचिंग मटेरियल मेंटल एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसकी बात हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38। इन विच मेथड मदर टंग डोमिनेट्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। किस मेथड में मदर टंग का यूज ज़्यादा होता है या फिर मदर टंग डोमिनेट करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 39। डॉक्टर माइकल वेस्ट न्यू मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो इस मेथड में रीडिंग पर फोकस होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग सेपरेट प्रोविजन ऑफ रीडर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इनमें से कौन सा डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड नहीं होता? तो डायरेक्ट मेथड नेचुरल मेथड तो होता है, इसके साथ ही हम फॉरेन लैंग्वेज को इस तरीके से पढ़ाते हैं जैसे मदर टंग को पढ़ाया जाता है, तो उसको मदर्स मेथड भी हम बोल सकते हैं। और ये इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन फ्रांस के द्वारा अप्रूव किया गया था, तो ये बात भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस मेथड कंसिडर विजुअल अपील ओवर ओरल। तो ये मेथड विजुअल अपील को कंसिडर नहीं करता, इसमें सिर्फ बोलने और सुनने पर ही ज़्यादा जोर होता है, और जो लर्नर्स देख कर ज़्यादा सीखते हैं उनके लिए मेथड सही नहीं होता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41। विच टाइप ऑफ रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग। तो कौन सी रीडिंग रैपिड रीडिंग और इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग हम प्लेजर के लिए करते हैं, जैसे कोई नोवेल को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 42। विच वन ऑफ दीज इज नॉट द मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग। इनमें से कौन सा राइटिंग को पढ़ाने का एक मेथड नहीं होता है? तो ट्रेसिंग मेथड तो राइटिंग का एक मेथड होता है, जिसमें किसी लर्नर को किसी लिखे हुए वर्ड के ऊपर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। फ्री इमिटेशन मेथड ये होता है फ्री हैंड इमिटेशन मेथड, इसमें लिखे हुए वर्ड्स की नकल की जाती है। और एफजी फ्रेंच मेथड भी राइटिंग का एक मेथड होता है, जिसमें बोला जाता है कि सबसे पहले स्मॉल लेटर सिखाने चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटेंसिव राइटिंग मेथड, क्योंकि ऐसा कोई मेथड नहीं होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43। रिप्रोडक्शन टेक्निक, रोल प्ले एंड परफॉर्मेंस आर द मेन टेक्निक्स फॉर। तो यहाँ से हम रोल प्ले को देखकर ही समझ सकते हैं कि रोल प्ले हम करते हैं स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रोल प्ले में 2 लर्नर्स कोई रोल प्ले करते हैं,
और कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 44 देखते हैं। द स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर डेवलप्ड बाय यूजिंग। स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स किसके द्वारा डेवलप की जाती है? तो यहाँ हम बात करते हैं फ्लैनल बोर्ड्स की। फ्लैनल बोर्ड्स एक तरीके के बोर्ड होते हैं जिनके ऊपर कुछ कैरेक्टर्स या कुछ पिक्चर्स चिपकाकर स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो स्टोरी टेलिंग में लर्नर बोलना भी सीखता है और सुनना भी सीखता है। तो इसमें एक्टिव लिसनिंग भी होती है और एक्टिव स्पीकिंग भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, फ्लैनल बोर्ड्स। वैसे देखने में रिकॉर्ड प्लेयर भी सही लग रहा है, तो फ्लैनल बोर्ड्स और रिकॉर्ड प्लेयर दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्टिव लिसनिंग और एक्टिव स्पीकिंग की बात आती है तो फ्लैनल बोर्ड्स मेरे को ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। लैंग्वेज लेबोरेटरी इज वेरी पॉपुलर टेक्निकल इनोवेशन, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम। तो लैंग्वेज लैब की स्टार्टिंग हुई थी अमेरिका में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव टेक्निक में हम क्वांटिटी की बात करते हैं, लर्नर्स को डायरेक्ट मार्क्स दिए जाते हैं, नंबर की हम बात करते हैं। तो ओरल टेक्निक्स और रिटन टेक्निक्स तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स क्वालिटेटिव टेक्निक होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, द टेक्निक ऑफ इवोल्यूशन दैट इंक्लूड सर्टेन स्टेटमेंट्स ऑफ येस एंड नो टाइप इज। तो इसका आंसर होगा ऑब्जर्वेशन टेक्निक बी, क्योंकि चेकलिस्ट में तो हम देखते हैं कि कौन सा काम हुआ कौन सा काम नहीं हुआ। रेटिंग स्केल पर हम किसी परफॉर्मेंस को या किसी लर्नर को रेट करते हैं, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में हम किसी के बारे में छोटी सी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लग रहा है ऑब्जर्वेशन टेक्निक। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सीसीई। तो सीसीई इवोल्यूशन की एक बेस्ट अप्रोच होती है, तो अगर इसके बारे में कोई नेगेटिव बात की जाएगी तो वो इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हम देखते हैं, ऑप्शन सी में नेगेटिव बात की जा रही है। इट डज नॉट हेल्प टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टेक्निक स्ट्रेटेजीज। ये टीचर की मदद नहीं करता इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये बात सीसीई के लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49, वन ऑफ दीज इज ए फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक फीचर होता है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये असेसमेंट क्लास के साथ चलता रहता है, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं होता, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। और ये क्लास के साथ चलता है, क्लास के एंड में नहीं होता, क्योंकि क्लास के एंड में तो समेटिव असेसमेंट होता है। तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट डायग्नोसिस के लिए होता है, हम पता करते हैं कि कौन से लर्नर को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50, फंक्शंस ऑफ इवोल्यूशन आर। इवोल्यूशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो इवोल्यूशन हम करते हैं किसी लर्नर की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए और उसको मोटिवेट करने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक पैसेज है, तो आप पैसेज को पढ़े, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सिनोनिम बताना इमरजेंसी का। इमरजेंसी का मतलब होता है आपातकाल, तो इमरजेंसी का सिनोनिम होगा एक्जिजेंसी, ऑप्शन बी, क्योंकि इसका मतलब भी होता है आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 52, एंटोनिम बताना ऑप्टिमल का। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट या फिर मैक्सिमम या फिर सबसे अच्छा, एक्सीलेंट। तो ऑप्टिमल का एंटोनिम होगा अनआइडियल, जो आइडियल नहीं हो, जो अच्छा नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 53, मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा इनमें से? तो मोटिवेशन करेक्ट है, पैटर्नल करेक्ट है, कॉम्प्लेक्सियन भी करेक्ट है। कॉम्प्लेक्सियन का मतलब होता है रंग रूप, लेकिन परसेप्शन की स्पेलिंग गलत है। परसेप्शन की स्पेलिंग होती है PERCEPTION। परसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 54, डेवलपमेंटल की नाउन फॉर्म क्या होगी? तो डेवलपमेंटल की नाउन फॉर्म होती है डेवलपमेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, चूज वन वर्ड फॉर ए डिजीज स्प्रेड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल और ऑर्गेनिज्म। ऐसी कोई बीमारी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टाजियस डिजीज, मतलब संक्रामक रोग, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 56 से 60 भी पैसेज दिया हुआ है, तो हम पैसेज के ज़्यादातर क्वेश्चन को बिना पैसेज पढ़े भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से भी ग्रामर और वोकेब के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 56, इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग। लिविंग का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। लिविंग का मतलब होता है यहाँ पे जीविका, तो लिविंग का पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्रेज वेज अर्निंग मशीन्स। वेज अर्निंग मशीन्स होती है पैसे कमाने वाली मशीन, यहाँ पर वेज अर्निंग एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है मशीन्स के लिए, तो वेज अर्निंग टोटल होगा कंपाउंड एडजेक्टिव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज ए डिटर्मिनर इन इट। इनमें से कौन से फ्रेज में डिटर्मिनर का यूज हुआ है? तो डिटर्मिनर की वीडियो में हमने बात की थी क्वांटिफायर्स भी डिटर्मिनर होते हैं, यहाँ पर मच क्वांटिफायर का यूज हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी में डिटर्मिनर का यूज हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, एजुकेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स एक्वायरिंग सर्टेन नॉलेज एंड स्किल्स इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग। तो अगर हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही है, कि एजुकेशन सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया नहीं होता है। तो पैसेज के अंदर एज नहीं होगा, इज होगा, तो यहाँ पर मिस्टेक है, एज की जगह पर इज होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में आपको बोनस भी मिल सकता है। तो एजुकेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड, ये करेक्ट स्ट्रक्चर होगा,
और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसका पैसिव वॉइस है। इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म। इनमें से कॉमन के 3 डिग्रीज की करेक्ट फॉर्म क्या होगी। तो कॉमन की 3 डिग्रीज कॉमन, मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन भी होती है और कॉमन, कॉमनर और कॉमनेस्ट भी होती है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होंगे, लेकिन आजकल ऑप्शन ए का ज़्यादा यूज होता है। तो अब देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में किसको सही माना जाता है। वैसे दोनों ऑप्शन सही होंगे।